हेलो फ्रेंड, आज हम ये अध्याय 7 के अंतर्गत उसका जो हमने एक पार्ट कर लिया है, ये इसी में दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे हिमनद से बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे में। क्योंकि एक में करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने आधा आधा किया है। तो इसमें आज हम देखते हैं हिमनद से बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या जो पर्वतीय ढाल होते हैं, उन ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हम हिमनद कहते हैं। यानी हिम का जो प्रवाह होता है घाटियों में, हम उसे हिमनदी कहते हैं। वो महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद होते हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले होते हैं। या फिर ये जो पर्वतीय घाटियां होती हैं, उसमें हिमनद ये जमे होते हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। यानी जल के अपेक्षा हिमनद जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि धीमा ही होगा, क्योंकि इसकी गति कम होती है। हिमनद जो होता है प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर ही प्रवाह कर पाता है, या कम से कम एक दिन में कुछ सेंटीमीटर तक ये आगे जा पाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये सब पर्वतीय पदीय भाग हो गए, ये घाटियां होंगी, इन घाटियों में हिमनदों का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, दिया है कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं और ढाल प्रवणता का भी इसमें विशेष महत्व होता है। देखिए, हमारे देश में देखें तो अनेक हिमनद हैं जो कि हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तरांचल हो गए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ प्रदेशों में भी कुछ स्थानों में इन्हें देखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि जैसे कि उद्गम जो गंगोत्री हिमनद है उससे हुआ। गंगा नदी का भागीरथी नदी, यानी इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है, गोमुख से। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है और देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी जहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होता है, इसके बाद से इसको जाना जाता है गंगा के नाम से। यानी सब ये जो मुख्य सतत वाहिनी या 12 महीने जो बहती हैं, सारे के सारे किसी न किसी हिमनद से निकली होती हैं। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है और जिसका कारण है इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण। उसके भार से घर्षण हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गोलास्म व शैलखंड होते हैं। इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटे के किनारे पे अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन भी ये करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता होता है और विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचरण शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत मतलब एक आउटवाश प्लेन रह जाता है। हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी हमने आगे देखेंगे, आगे किया गया है इसमें। तो इसमें भी जैसे हमने नदी द्वारा देखा था, कास्ट और भूमिगत जल द्वारा अपरदनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृति देखी थी। इसी तरह इसमें हम देखेंगे इसके अपरदित स्थल रूप कैसे बनते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे दिया है सर्ग जो है अपरदन द्वारा बनता है, हिमनदों के अपरदन द्वारा। देखिए, हिमालयकृत पर्वतीय भागों में हिमनद क्या करते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्ग हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और एक अतिरिक्त हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्ग को काटती है। सर्ग गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है और इन झीलों को सर्ग झील या टर्न झील कहते हैं। हम आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्ग सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। देखिए, इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति आती है हार्निय गिरिशृंग और सिरेटेड कटक। हार्निय गिरिशृंग जो होते हैं बड़े तीक्ष्ण कटक होते हैं। देखिए, जो सर्ग होता है, सर्ग के शीर्ष पर अपरदन होने से हार्न निर्मित होते हैं। यानी जो सर्ग है, सर्ग का मतलब उसका और ही अपरदन होता है। शीर्षवर्ती अपरदन जब होता है सर्ग का, तो उसे हार्न बनते हैं और 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर ये यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं जैसे सर्ग यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इस चित्र में यहाँ पे हम देखते हैं ये है सर्ग, यानी सर्ग की आकृति जैसे ये घाटी में हिमनद है और ये अपने पार्श्ववर्ती अपरदन कर करके इस तरह की आकृति बनाती है, तो ये इसे हम सर्ग कहते हैं। यानी सर्ग
इस तरह करते, इसे हम सर्व करते हैं, यानी एक कहें कि कुर्सी नुमा आकृति बना लेती है। उसके बाद अब ऐसे ही इधर से अपर्दन हो जाए, इधर से भी अपर्दन हो जाए, ऐसे इसके पीछे से अपर्दन हो जाए, तो ये जो आकृति बनता है इसे हम कहते हैं श्रृंग। देखिए यहाँ पे है कटक, एक यहाँ पे टिश्यू कटक यहाँ पे निकला हुआ है, तो इससे श्रृंग का निर्माण होता है। कॉल यानी एक गैप बन जाता है इन दोनों पर्वतीय पहाड़ियों के बीच में हिमनद द्वारा। इससे लोग आर पार यात्राएं भी करते हैं, तो इसे कॉल कहा जाता है। उसी प्रकार ये सामने वाला जो भाग इसका एक ये कटक होता है, इसे अरेत कहते हैं। ये है हिमालयकृत स्थलाकृति। और देखिए ये है हिमालय धौत मैदान, यानी इसके पर्वतीय पदभागों में आकर के जो हिमनदियां होती हैं अपने मलबे निक्षेपित कर देती हैं, तो यहाँ पे इसको हम आउटवाश प्लेन या हिमालय धौत मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है हिमालय धौत मैदान, और इसमें हो गया सर्क हो गया, रुंडित हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पे कॉल, श्रृंग, अरेट, ये सारे के सारे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां होती हैं हिमनद द्वारा निर्मित। आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें हमने जिस पढ़ा अब तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल न जाए, तब बनता है श्रृंग। तीव्र किनारों वाले नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हार्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कठोर के रूप में हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अरेत। इसे हम अरेत कहते हैं, श्रृंग और हार्न। तो ये हो गया अरेट। तीसरा कटक ये होता है। इनके ऊपरी भाग नुकीला होता है, बाहरी भाग टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्रायः असंभव होता है। देखिए आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित होती है। देखिए हिमनद घाटी या गर्त किसे कहते हैं? देखिए हिमालयकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसे होते हैं, जिनके तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में यह मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोर मलबा जो होता है दलदल के रूप में होता है, यहाँ पे दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती हैं अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोर का जो मलबा होता है उससे बनती हैं। तो मुख्य घाटी की एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली भी होती है। हैंगिंग वैली का निर्माण हमें लटकती घाटियां इसी हिमनदीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से या त्रिकोण रूप में नजर आते हैं। जो विभाजक क्षेत्र होता है यानी दो नदियां प्रवाहित होती हैं, एक इधर होती है एक यहाँ प्रवाहित हो रही है, ये बीच में इसका क्या है? ये इसका विभाजक क्षेत्र है। यहाँ पे विभाजक क्षेत्र, मान लीजिए कि इसकी जलधारा इसे विभाजक यहाँ कट गया और आके इस मुख्य नदी में गिर गई, तो ये इसे हम कहते हैं लटकती घाटी। और तभी ये बनता है जब ये इसका जो विभाजक है ये विभाजक जब है ये क्षीण हो जाता है, तब जाके हमें लटकती घाटियां देखने को मिलती हैं। आगे दे रहा है कि बहुत गहरी हिमनद गर्ते होते हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं उन्हें हम फियोर्ड कहते हैं। यानी समुद्री तटरेखा पे जो उधर हिमालयकृत क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो नदी घाटियां होती है जल से भर जाती है, उसे हम कहते हैं फियोर्ड, नाम दिया जाता है उसे। आगे है निक्षेपजन स्थल रूप। निक्षेपजन स्थल रूपों की बात करें तो इसमें पिघले हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोर या हिमनद गुलास्म होता है, इसके रूप में जाना जाता है। और इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। ये देखिए निक्षेपजन मैदान का क्षेत्र दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ है हिमालय धौत मैदान ये बन गया। ये एस्कर भी निक्षेप जनित ही बनते हैं। ये हिमोर मतलब जो नदभार होता है जो हिमालयकृत नदियों का, तो उससे बनते हैं। ड्रम्बलिन होते हैं, वही मलबे को इनका जमाव द्वारा होता है, टोकरी नुमा स्थलाकृति हो जाती है। ये हो गए ड्रमलिन। हिमालय धौत मैदान एस्कर, देखिए ये एस्कर, हिमालय धौत मैदान, ड्रमलिन, ये प्रमुख स्थलाकृति है निक्षेप जनित। आगे हम देखते हैं एक एक का इसमें विस्तार से थोड़ा सा व्याख्या दिया गया है। देखिए जो हिमनद होते हैं, तो हिमनदों के तल किनारों अथवा छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। ठीक, कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिताएं प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। तो ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमालय धौत कहलाते हैं। हिमोर निक्षेप के विपरीत हिमालय धौत यानी आउटवाश डिपोजिशन प्रायः स्तरीकृत या वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप इसमें दर्शाए गए हैं। आगे हम देखते हैं हिमोर। देखिए जो हिमोर होता है हिमनद टिल
या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव के लंबे कटके होते हैं, उसे हम कहते हैं हिमोर। अंतस्थ हिमोर हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बने लंबे कटक होते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं हिमोर के भी। एक अंतस्थ होता है जो अंत में बनता है। पार्श्विक हिमोर यानी जो हिमनदी दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोर अंतस्थ हिमोर से मिलकर घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण भी करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोर पाए जाते हैं। इस हिमोर की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमालय जल द्वारा ही होती है, जो कि इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल या हिमनद का निर्माण करते हैं। हिमनद तिल के रूप में, एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे ही अव्यवस्थित या भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ यानी ग्राउंड हिमोर कहलाते हैं। और घाटी के मध्य में जो पार्श्विक हिमोर के साथ साथ हिमोर मिलते हैं उन्हें मध्यस्थ यानी अंतस्थ, अंत में किनारे पे उसको पार्श्विक हिमोर, मध्य में वाले को मध्यस्थ हिमोर कहते हैं। और ये पार्श्विक हिमोर की अपेक्षा कम स्पष्ट थोड़ा होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोर और तलस्थ के अंतर को पहचानना भी कठिन हो जाता है कि कौन मध्यस्थ है और कौन तलस्थ है। आइए हम देखते हैं एस्कर। एस्कर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल जो होता है हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसी किनारे से रिसता है तो बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यही जल क्या होता है कि हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे एक नदी धारा में प्रवाहित होता है। और ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। और यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म, चट्टानी टुकड़े, छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। और ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। नेक्स्ट है निक्षेप जनित हिमानी धौत मैदान या आउटवाश प्लेन। निक्षेपण से बना होता है। ये हिमानी जो होता है गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय जो हिमनद होते हैं बड़े बड़े, इनसे दूर हिमानी जड़ और निक्षेप से, जिसमें कि बजरी होता है, रेत होता है, चीका मिट्टी और मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल होते हैं। इसे हम कहते हैं हिमानी धौत मैदान, इसे जो निर्मित होता है। देखिए अगला जो है स्थलाकृति व ड्रमलिन। देखिए जो ड्रमलिन है ये हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल, अंडाकार होता है, समतल कटकनुमा होता है जिसमें रेत बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं और ये 1 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉक कहलाता है, जो पृष्ठ यानी टेल भागों की अपेक्षा तीव्र ढाल वाला होता है। यानी पीछे वाला भाग जो टेल होता है उसके अपेक्षा इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है और तीव्र ढाल होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉस होता है, स्टॉस ये प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। और ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को भी बताते हैं कि हाँ हिमनद का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। इस वजह से टॉस जो होता है तीव्र उसकी ढाल होती है। तरंग धाराएं। देखिए तरंग धाराओं द्वारा हम देखेंगे कौन कौन ये कहाँ पे क्रियाशील होती हैं। ये भी एक स्थलाकृतियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए जो तटीय प्रक्रियाएं हैं सर्वाधिक क्रियाशील होती हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी होती हैं। क्योंकि सबसे सर्वाधिक क्रियाशील होगा तो विनाशकारी तो होगा ही। ये दिया है कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। यहाँ पे तटों के किनारों पे अधिकतर जो है परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर भी जो तलछट होते हैं या अवसाद होते हैं उसमें दोलन होता है। और तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन के अपेक्षा सुनामी लहरें जो कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। अधिकतर ये सब वही सागर जो तटवर्ती भाग है यहाँ पे हमें तरंगों का प्रवाह देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया है कि तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। यानी तरंगे तो कार्य करती हैं, साथ ही साथ ये अन्य प्रभाव भी होते हैं। जैसे वहाँ का जो स्थल है वो जो समुद्री तल की बनावट है वो कैसी, इस पर इसका भी प्रभाव पड़ता है वहाँ के स्थलाकृतियों के निर्माण पर। समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न है। समुद्री जलस्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है ऊंचे चट्टानी तट हो गए जो कि जलमग्न है। एक है निम्न समतल और मंद ढाल वाले अवसादी तट जो कि उन्मग्न होते हैं।
तो इस दो तरह से जलमग्न तट और उन्मग्न तट, दो तरह के तटों में बांटा जाता है और फिर उसपे उसके स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ऊंचे चट्टानी तटों के बारे में। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं जो होती हैं अनियमित होती हैं, ये काफी अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। इसमें तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे का स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फ्योर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपरदित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। यहाँ पे ऊंचे जो चट्टानी तट होते हैं, इसके सारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रवाह करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार ले लेते हैं, यानी क्लिफ बन जाते हैं, क्लिफ का रूप ले लेते हैं धाराओं के अत्यधिक प्रवाह के कारण, प्रबल बल के कारण। तरंगों के अस्थायी प्रहार से जो भृगु होते शीघ्रता से पीछे हटते जाते हैं, वो उनका क्षय होगा, क्षरण होता है तो पीछे हटते जाते हैं और समुद्री भृगु क्लिफ के प्रमुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। वहां पे तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारे की अनियमितताओं को कम कर देती हैं, काट काट कर सबको समतल करती जाती है, ढाल में भी कमी आती है। देखिए, समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ समय चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह यानी वहाँ पे लॉन्ग शोर करंट चलती है और तरंगे इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन यानी बीच जैसे बीचेस जो बने होते हैं, सारे निक्षेपण जनित होते हैं, तो पुलिन का निर्माण करती हैं और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपण कर देते हैं। ये जो रोधिकाएं होती हैं, इन रोधिकाओं की आकृतियां जलमग्न आकृतियां होती हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें हम बैरियर्स या रोध कहते हैं। बार से देखिए, ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खड़े होता है, खड़े शीर्ष स्थल से जुड़ा हो, इस स्पिट यानी एक भाग जो है काफी खड़ा है, खड़ी इस शीर्ष स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पे निर्मित होकर इसके मार्ग को रोक लेते हैं, माने रोक लिया उन्होंने, तब बन जाता है, तब निर्मित होता है लैगून, यानी कि अवरुद्ध हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जल मार्ग से जुड़ा होता है, सकरे मार्ग द्वारा सागर का पानी आता रहता है इसमें, लेकिन अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं लैगून। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना हो जाती है। मान लीजिए कि लैगून भी है, स्थल से जा रहा है, उसमें निक्षेप और साथ जमा हो गए, वो भर जाता है, फिर उसी से बन जाता है तटीय मैदान। आगे हम देखते हैं निम्न अवसादी तट, इसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण होता है। जो निचले अवसादी तट होते हैं, इसके सारे नदी और तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव की अतिरिक्त तट रेखा समचिकनी होती है, सागरोन्मुख स्थल मन ढाल लिए होता है और तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। देखिए, जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं, तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं, लैगून, स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में तटीय मैदान भी बन जाते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं और जो बड़ी नदियां होती हैं, जो अधिक नदभार लाती हैं, निचले अवसादी तटों के साथ साथ अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। हम भारत में देखें तो जो पश्चिमी तट है, ये ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट का उदाहरण है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियां बहुताया में है। भारत के पूर्वी तट देखें तो निचले अवसादी तट है, दोनों का उदाहरण मिल जाएगा भारत में ही। पश्चिमी तट हो गया ऊंचे चट्टानी तट का और पूर्वी तट हो गया निचले अवसादी तट है। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रकृति जो जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ सकते हैं। इतना तो हम समझ रहे हैं कि ऊंचा तट और निम्नवर्ती तट का मतलब वो अवसाद से बना होता है और जो उच्च तट होते हैं वो चट्टानों द्वारा कहीं कहीं के उत्थान द्वारा उनका बना होता है, उसमें विवर्तन की कुछ ज्यादा ही रोल होता है। आगे हम देखते हैं अपरदनित स्थल रूप क्या है। भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं व स्टे अपरदन से बनते हैं। देखिए, ऐसे तट जहाँ पे अपरदन प्रमुख प्रक्रिया, वहाँ तो दो प्रमुख आकृतियां बनती हैं, तरंग घर्षित भृगु तो बनेंगी और साथ साथ वेदिकाएं। देखिए, लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है और जो कुछ मीटर से लेकर के 30-30 मीटर तक उससे भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है
अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं। इन कंदराओं के छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानों जो कभी भृगु के भाग थे समुद्री स्टैग कहलाते हैं और अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैग भी अस्थायी आकृतियां होती है जो कि तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों भृगु के भांति धीरे धीरे तरंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं और स्थल के प्रवाह जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगलिंग चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपण से कौन कौन स्थल रूप बनते हैं? देखिए इसमें पहले दिए पुलिन, बीचे जो होते हैं और टिब्बे ड्यून्स, ये सारे के सारे निक्षेपण से बनते हैं। तटों की प्रमुख विशेषता है पुलिन की उपस्थिति। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े में पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से ही जाते हैं, नदियों व सरिताओं द्वारा लेकर जाए जाते हैं। तरंगों के अपरदन द्वारा बहा कर लाए गए पदार्थ को शामिल होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत पुलिन जो कि अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तरंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर जो पुलिन होते हैं रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगलिंग जो पुलिन है इसमें अत्यधिक छोटी छोटी गुटिकाएं होती हैं, गुलास्मिकाएं भी होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होते हैं। यानी हम कहेंगे जो पुलिन होता है पुलिन के पीछे ही हमें ड्यून्स यानी रेत जो टिब्बे होते हैं उनका निर्माण देखने को मिलेगा। और देखिए आगे दिया है कि टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। यानी जो निम्न यानी टिब्बे हमें उच्च चट्टानी तटों पे नहीं देखने को मिलेंगे, यानी पश्चिमी घाटों पे टिब्बे नहीं मिलेंगे, भारत के जो पूर्वी घाट है उस पे मिलेंगे। आगे देखते हैं रोधिका, बार्स, रोध और स्पिट, ये भी निक्षेपण जनित स्थलाकृतियां हैं। रोधिका रोध होता था स्पिट। देखिए समुद्री अपतट पे तल के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगलिंग की कटक, अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगलिंग की कटक की और अपतट रोधिका वो कहलाते हैं ऑफशोर बार कहलाती हैं। और ऐसे ही अपतटीय रोधिका जो रेत की अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती हैं उसे रोध रोधिका बैरियर्स बार कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या अपनी नदियों के मुहाने पे सम्मुख बनती हैं। कई बार तो इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इन्हें स्पिट कहते हैं। यानी स्पिट कहते हैं जब खाड़ी से जुड़ जाता है और शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होते हैं। रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला तरंग द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पे एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे जैसे दिया है कि ये देखिए गोदावरी नदी डेल्टा का स्पिट है और ये चित्र लिया गया है कैसे ये स्पिट का निर्माण यहाँ पे हुआ है, इस खाड़ी में जुड़ गया है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव का कार्य यही करती हैं क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं और इसके बाद रोध पुलिन स्तूप मैंग्रोव है जो कि इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले जो मैंग्रोव हैं जो तलछट या सेडिमेंट्री बर्ड जो होते हैं सारे के सारे सुनामी जो लहरें आती हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारी रक्षा भी करते हैं। ये तटीय स्थलाकृतियां परिवर्तित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे या प्रथम प्रहार से रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं हम विंड द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण। देखिए जो उष्ण मरुस्थल है इसको दो प्रभावशाली अनाच्छादन कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है, सबसे प्रमुख है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म होता है, शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ साथ ऊर्ध्वाधर गति भी करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वृत्ताकार वृत्त बनते हैं, अनुवात एवं उत्तावात प्रवाह उत्पन्न होता है और पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। यानी मार्ग में जो रुकावट आ जाता है तो पवनों में विक्षोभ उत्पन्न होगा। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाह घर्षण आदि द्वारा अपरदन करता है और अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु के परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है
और यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसे मरुस्थलों में पौने कई रोचक अपरदनात्मक निष्परात्मक स्थलरूप बनाती है। साथ ही साथ वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण है, प्रवाहित जल की चादर है, बाढ़ से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावशाली भी होती हैं, अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धुवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकते हैं और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धुवन से हमें इसमें देखने को मिलता है संपन्न होता है। और मरुस्थलों में नदियां होती हैं, चौड़ी होती हैं, अनियमित तथा वर्षा के बाद ही अल्प समय में, मतलब क्योंकि वर्षा बहुत कम होता है तो अल्प समय के लिए होती हैं, इस प्रकार की नदियां उत्पन्न होती हैं मरुस्थलों में। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले देखते हैं अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं पवन द्वारा। पहला है पेडिमेंट और दूसरा है पदस्थली, यानी पेडिमेंट और पेडिप्लेन। ये सब क्या है? ये निर्मित होते हैं अपरदन से। देखिए मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण और उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाला कुछ जो चट्टानी तल होते हैं उसे हम पेडिमेंट कहते हैं। और पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। यानी पेडिमेंट का निर्माण सरिता जो एक क्षैतिज अपरदन करती है उसके द्वारा होता है और चादरी बाढ़ से जो अपरदन करती है इसके द्वारा होता है। अपरदन भूसंगति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। यह विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपरदनात्मक प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है तो जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपरदन की इस पद्धति को हम पृष्ठ क्षरण बैकवास्टिंग के द्वारा की गई नई ढाल के समानांतर निवर्तन, यानी जो पीछे हटना उसे कहते हैं समानांतर निवर्तन की क्रिया कहते हैं, इसके द्वारा होता है। अतः जो समानांतर ढाल निवर्तन होता है इसके द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपरदित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ता जाता है तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते जाते हैं। पेडिमेंट का आकार बढ़ता जाता है, पर्वतों का क्षेत्रफल कहेंगे छोटा होता जाता है, घटते जाते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का भी अपरदन हो जाता है और केवल मात्र उसमें एक छोटी छोटी पहाड़ियां बची रह जाती है जिसे हम नाम देते हैं इंसेलबर्ग, जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप ही हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम पेडिप्लेन या पदस्थली कहते हैं। यानी पेडिमेंट का विस्तृत रूप समतल मैदान ही पेडिप्लेन या पदस्थली कहलाता है। अगला है प्लाया स्थलाकृति। देखिए प्लाया जो है मरुभूमि में जो मैदान होते हैं प्लेन होते हैं, प्रमुख स्थल रूप है इसमें प्लाया। वो पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य भाग में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलें प्लाया कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। लवणीय निक्षेप होता है ना, प्लाया कहेंगे झील ही होती है, छोटी सी लवणीय झील होती है मरुस्थलों में। देखिए जो प्लाया मैदान है जो लवणों से भरे होते हैं तो इसमें इसको कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र, इसको अल्काइन फ्लैट्स कहलाते हैं, जो इनके द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है। इसके द्वारा बनता है अपवाहन गर्त यानी डिफ्लेशन हॉलो और गुहा यानी कैवेज का निर्माण होता है। अपवाहन गर्त तथा गुहा। देखिए पवनों की एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से जो चट्टान होते हैं ये अपक्षय जनित पदार्थ व असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इसके द्वारा इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गोइकाएं भी बनती हैं। तीव्र वेग पर पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त या बोलॉट्स कहते हैं बनते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं जिन्हें हम कैवेज कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम छत्रक मशरूम यानी इसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। और उसके बाद टेबल का निर्माण होता है, फिर पीठिका शैल बनते हैं। देखिए मरुस्थलों में अधिकतर जो चट्टानें होती हैं पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाते हैं। कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार तल पतले व ऊपरी भाग विस्तृत गोल टोपी के आकार के होते हैं।
छत्र के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। निक्षेप जनित अस्थल रोग। देखिए, पवन एक छटाई करने वाला कारक होता है, सॉर्टिंग एजेंट भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिकतर दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं। अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिसे सैल्यूटेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः जो पवने होते हैं इनकी परिवहन प्रक्रिया में भी जो पदार्थ होते हैं उनकी छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर हमें इसमें मतलब निक्षेपजनित अस्थाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे निक्षेपजनित में हम देखें तो बालू का टिब्बे, सैंड ड्यून्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं चित्र में अच्छे से कि बालू का ड्यून्स यानी जो हवा चलती है, हवा इधर से चल रही है तो इधर का पीछे का ढाल क्या होता है, इसका बहुत क्या होता है, तीव्र यहाँ पे होता है, आगे का क्या होता है, तीव्र होता है, बरखान। ये बरखान यानी सीप छोटी छोटी स्थलाकृति ऐसी होती हैं, लेकिन जो बरखान होता है, बरखान थोड़ा सा सीप से ये बहुत बड़े स्थलाकृति होते हैं, यानी इसका आकार काफी बड़ा होता है। पैराबोलिक ड्यून्स ऐसे बनते हैं, पैराबोलिक समुद्र सागर तटों पर अधिकतर ये देखने को मिलते हैं। ये अनुप्रस्थ इस तरह की जब हवा ऐसे चलती है और इस दिशा में निर्माण इनका हुआ रहता है, ये होते हैं अनुप्रस्थ ड्यून्स कहलाते हैं। ये देखिए, ये है अनुदैर्ध्य। ये अनुदैर्ध्य मतलब हवा के समानांतर बनते हैं, तो ये हो गए अनुदैर्ध्य। हवा के समानांतर बनने वाले ड्यून्स अनुदैर्ध्य हो गए, और जो हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं उसको कहते हैं अनुप्रस्थ। यहाँ पे देखिए, ये दिया है बालू का जो टिब्बे होते हैं, ये उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में होते हैं। बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान होते हैं और इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी वहीं पे बनते हैं जहाँ पे कुछ अवरोध, यानी झाड़ियाँ जो मरुस्थल में होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पे अवरोध आ जाती हैं, तो उसी के आसपास ये सब अवरोध के कारण बनते हैं बरखान, चिप्स, पैराबोलिक्स, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य ड्यून्स, ये सारे टिब्बे। देखिए, 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं। पवनों की दिशा में यानी ये जो होते हैं, ऐसे हवा चल रहा है इधर से, तो ये इनकी दिशा में इस साइड प्रवाहित हो रहा है, तो इनकी दिशा में ये उनकी जो भुजाएं होती है आगे की तरफ निकली होती हैं। आगे हम देखते हैं, इसे हम बरखान कहते हैं, जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से ये वनस्पति भी पाई जाती हैं, जहाँ परवलयिक यानी पैराबोलिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थाई है यानी वही उसी साइड बस चल रहा है, तो वहाँ पे परवलयिक बालू का टिब्बा बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सिर्फ जो होते हैं बरखान के भांति होते हैं, बट छोटे होते हैं। सिर्फ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण भी होता है। सिर्फ यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे कहलाते हैं। ये अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई के लंबायान प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती हैं। मरुस्थल में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट भी स्थित रहते हैं, क्योंकि अधिकतर टिब्बे झाड़ियों के समीप यानी कोई अवरोध आ जाता है और अवरोध के आसपास हमें आवास भी, मानव आवास का भी निर्माण देखने को मिलता है। इस वजह से वह उन्हीं के आसपास निर्मित होते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।